नमस्कार साथियों, आज हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान बनाने की प्रक्रिया क्या रही। इस संबंध में बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है कि भारत में जो संविधान बनाने की प्रक्रिया है वो किन किन चरणों में संपादित हुई। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1600 से लेके और 1947 तक का जो कालखंड है, इसमें यहाँ पे ब्रिटेन का शासन रहा और उस शासन के दौरान हमारा संघर्ष जारी रहा। और उस संघर्ष के लिए सबसे पहले अगर कोई चीज़ इस तरह की उठी तो 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा ये मांग की गई कि भारतीयों के लिए भाई एक अपना संविधान होना चाहिए और जिसको कि स्वयं भारत के लोग बनाएं। लेकिन इस बात को नेहरू जी ने 1938 में बाकायदा एक प्रस्ताव रखा, कांग्रेस को अपने अधिवेशन में उस प्रस्ताव को पारित करवाया उन्होंने। और उसके बाद से ये एक प्रकार से कांग्रेस का संकल्प हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो उस समय एक आंदोलन हुआ करता था, उसका ये संकल्प हो गया कि उसको भारत के लिए एक अपना संविधान बनाना है। इसके लिए प्रयास हुए, कैबिनेट क्रिप्स मिशन आया जैसा कि हम सभी जानते हैं, और उसके बाद जब द्वितीय युद्ध चल रहा था तो क्रिप्स मिशन पे उसके भी प्रस्ताव में था कि एक संविधान सभा भारतीयों के द्वारा इलेक्टेड बननी चाहिए, लेकिन वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में सहमति नहीं हो पाई अनेक बिंदुओं पे, तो वो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव बेकार हो गए। उसके बाद कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया जिसने 1946 में एक संविधान सभा की योजना बनाई और उस योजना को खैर दोनों पार्टियों ने स्वीकार कर लिया और अंततः फिर भारत में एक संविधान सभा के चुनाव हुए। भले ही वो चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से हुए थे और उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें थीं, लेकिन क्योंकि वो संविधान सभा जिस समय इलेक्ट हुई तो वो एक संप्रभु संविधान सभा भी नहीं थी। तो एक संप्रभु संविधान सभा जो ना हो, वो एक संप्रभु देश के लिए संविधान बनाए, ये थोड़ा एनोमली थी। लेकिन उस दौरान 2-3 डेवलपमेंट्स जो हुए वो बड़े अच्छे रहे कि उसी दौरान फिर भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और फिर जिस दिन वो आज़ाद हुआ उसी दिन संविधान सभा को एक संप्रभु सत्ता भी प्राप्त हो गई अपने संप्रभु देश के संविधान को बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं कि इलेक्शन के संबंध में जो चीज़ें जानने योग्य हैं, थोड़ा बहुत सूक्ष्म है, वो ये हैं कि जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। और जब संविधान सभा के चुनाव हुए थे तो देशी रियासतों के करीब 93 लोग, 93 पीपल एंड 292 पीपल ऑफ द ब्रिटिश प्रोविंसेस, ये समीकरण था कि इतने लोग, लगभग 385 पीपल वेयर टू बी इलेक्टेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और इसमें लगभग 211 लोग, 211 पीपल कांग्रेस के और लगभग 73% मुस्लिम लीग के इलेक्ट हुए, कुछ सीटें खाली रह गईं। और फिर जब ये मसला हुआ कि भाई पाकिस्तान बने और इंडिया और पाकिस्तान ये दो देश होंगे, तो फिर जाहिर है कि एक पाकिस्तान के लिए भी एक संविधान सभा का गठन हुआ। और जब पाकिस्तान के लिए संविधान सभा का गठन हुआ तो बहुत सारे लोग जो अपने संविधान सभा में इलेक्ट हुए थे वो फिर हट गए, वहाँ से वो चले गए, वो नहीं उसमें उपलब्ध हो पाए। और इसलिए जब पहली बार हमारी संविधान सभा बैठी 9 दिसंबर 1946 को, तो उस दिन केवल 299 सदस्य ही उसमें शिरकत कर पाए। और इस प्रकार से उस दिन जब हमारी संविधान सभा बैठी पहले दिन, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट करना पड़ता है, एक टेम्परेरी स्पीकर को अपॉइंट करना पड़ता है जो सभी सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो संविधान सभा भी एक सभा ही थी जिसको शपथ दिलाने के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी चेयरमैन अपॉइंट किया गया। और इस प्रकार से हमारे संविधान सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई। अब उसके बाद जो जाहिर है कि उसके बाद जब प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हुआ तो संविधान सभा ने सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, बाबू राजेंद्र प्रसाद जिनको प्यार से कहा जाता था, राजेंद्र बाबू, उनको संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया या अध्यक्ष चुना गया। अब उसके बाद दिसंबर 1946 से लेके और 26 नवंबर 1949 तक का जो कालखंड है,
इस दौरान हमारी संविधान सभा में 299 लोग थे, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। 299 पीपल who made the constitution. The constituent assembly was composed of 299 people and this constituent assembly made the constitution. अब आइए देखते हैं कि अगर इसको जो ये constituent assembly रही, इसने 2 वर्ष 11 महीने लगभग 18 दिन काम करके और बेहतरीन काम करके हमारे को एक संविधान दिया, तो जाहिर है कि ये जो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगभग ऑलमोस्ट 3 इयर्स आप कह सकते हैं का जो हार्ड लेबर था, इसमें संविधान सभा के सभी सदस्य इन्वॉल्व थे। और इसको अगर हम चरणबद्ध ढंग से देखने की कोशिश करें तो हम संविधान बनाने को 10 चरणों में विभाजित कर सकते हैं कि हमारा संविधान 10 चरणों में बना। आइए देखते हैं जल्दी से कि वो चरण क्या क्या थे। सबसे पहला चरण था 13 दिसंबर 1946 का, जिस दिन नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अर्थात उद्देश्य का एक प्रस्ताव रखा कि हमारे इस पूरे प्रयास का उद्देश्य क्या है, और कालांतर में यही जाके भारत का कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ प्रीएम्बल के रूप में एक्सेप्ट किया गया। तो ये एक 13 दिसंबर याद रखने वाली डेट है, क्योंकि 13 दिसंबर को जिन उद्देश्यों को हमारी संविधान सभा ने पारित किया, लगभग उन्हीं उद्देश्यों को हम एक प्रकार से फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, क्योंकि वही हमारी संविधान की प्रस्तावना है, वही हमारी संविधान की आत्मा है, जैसा कि आगे चल के डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। दूसरा स्टेप ये था कि इतना बड़ा काम और इतने बड़े देश के लिए संविधान बनाना, और ये संविधान एक विचित्र संविधान इसलिए था कि ये न केवल पूरे भारतवर्ष के लिए बन रहा था, बल्कि ये सभी राज्यों के लिए भी बन रहा था। और इस प्रकार से 2 प्रकार के संविधान बन रहे थे, एक केंद्रीय संविधान और एक राज्यों के संविधान, जो कि कालांतर में हमने देखा कि एक ही संविधान में उसको मर्ज कर दिया गया। और इस प्रकार से भारत के संविधान में एक नहीं बल्कि 2 प्रकार के संविधान है। केंद्र का भी संविधान संघीय संविधान भी है और प्रांतीय संविधान भी है। इसलिए ये काम बहुत दुरूह था और इसको ऐसे नहीं किया जा सकता था। इसके लिए कई समितियां बनाई गई, बहुत सारी समितियों को गठन किया गया, जिन्होंने बहुत ज़्यादा गहन अध्ययन करके और विभिन्न विदेशों के देशों के संविधानों का अध्ययन किया, और अपने अपने जो विषय उनको आवंटित थे उसमें उन्होंने देखी कि विदेशों में अच्छे जो संविधान हैं उनमें क्या प्रथाएं हैं, क्या प्रावधान हैं, और उन्होंने अपनी समितियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट उसको सबमिट किया संविधान सभा को कि उनको जो विषय आवंटित किए गए थे। तीसरा जो चरण था हमारे संविधान बनाने का, वो बहुत ही ख़ास है, और वो बहुत ख़ास इसलिए है कि उसमें बहुत 2 ख़ास नियुक्तियां हुई। पहला नियुक्ति उसमें संविधान के जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, सोचिए वो कितने बड़े विद्वान व्यक्ति रहे होंगे, जिनको कि स्वयं संविधान सभा ने अपना संवैधानिक परामर्शदाता अपॉइंट किया। बहुत सारे लोग तो आज उनका नाम भी कोई जानता नहीं है। उनका नाम था प्रोफेसर BN राव, और ये प्रोफेसर BN राव जो हैं, इनको संविधान सभा ने संविधान के लिए संवैधानिक परामर्शदाता अपॉइंट किया, और इनको एक काम सौंपा गया कि आप पूरे संविधान का पहले एक ड्राफ्ट बनाओ कि भारत कौन से ये संविधान सभा को बहस मुबासे के लिए कोई आधार तो चाहिए, तो उस बहस मुबासे के आधार के लिए, उस संविधान के आधार के लिए आप पहले हमको ड्राफ्ट बनाओ। तो प्रोफेसर BN राव को ये जिम्मेदारी दी गई, जो कि महान विधि विशेषज्ञ थे, कि वो भारत के लिए एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार करें, और उस ड्राफ्ट पे एक प्रकार से स्टार्टिंग पॉइंट हो कि ये भारत के संविधान का प्रारूप है संविधान का, और इसमें मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे। तो एक तो नियुक्ति ये हुई BN राव साहब की, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइज़र की, और दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट नियुक्ति हुई ड्राफ्टिंग कमेटी की, कि जो ड्राफ्ट BN राव साहब को बनाना था, उस ड्राफ्ट को फाइनलाइज करने का काम एक ड्राफ्टिंग कमेटी को करना था, जो कि अलग से बनाई गई और जिसमें बड़े बड़े योग्य लोग रखे गए, और जिसमें कि जैसा कि आप जानते हैं उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उसमें अलादि स्वामी कृष्णा अय्यर, उसमें N गोपालस्वामी अयंगर, उसमें KM मुंशी, उसमें मोहम्मद सादुल्ला, उसमें BL मित्तर, और उसमें DP खैतान जैसे गंभीर विशेषज्ञ थे, जो कि कानून और संविधान के जानकार थे। और इस जो 7 सदस्यीय समिति बनी, इस समिति ने स्वयं अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की विद्वत्ता को देखते हुए उनको इस समिति का स्वयं ही उन्होंने उसका अध्यक्ष चुना कि आप हमारे अध्यक्ष होंगे, और आप ही की सदारत में, आप ही की अध्यक्षता में हम लोग जो भी ड्राफ्ट BN राव साहब बना के देंगे, उस संविधान का हम लोग अंतिम उसको स्वरूप प्रदान करेंगे। तो ये तीसरा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र की नियुक्ति हुई BN राव साहब
की, और उसमें 7 सदस्यीय समिति की नियुक्ति हुई जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बनाए गए। अब चौथा चरण देखते हैं कि चौथा चरण अक्टूबर 1947 का है, जबकि इसी बीच हमारा देश आज़ाद हुआ और सब कुछ हुआ। अब जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, उसका उल्लेख की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अक्टूबर 1947 में प्रोफेसर BN राव ने सबसे पहले हमारे संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किया, प्रारूप तैयार किया, और इस प्रारूप को उन्होंने अपने प्रारूप समिति को सौंपा। तो अक्टूबर 47 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, तिथि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट संविधान सभा के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र BN राव साहब के द्वारा प्रिपेयर किया गया। ये चौथा स्टेप था। और पांचवा स्टेप जो था, वो पांचवा स्टेप ये था कि जितनी भी ये ड्राफ्ट आए, उस सारे ड्राफ्ट को उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने, जो डॉक्टर अंबेडकर साहब के सदारत में बनी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको एक काट छांट की, उसमें जोड़ा घटाया, उसमें परिवर्तन किए बहुत सारे। और वो परिवर्तन किस आधार पे किए गए कि जो बहुत सारी समितियां द्वितीय चरण में जो अपॉइंट हुई थी, उन तमाम समितियों के जो प्रतिवेदन थे विभिन्न विषयों पे, यूनियन कैसा होना चाहिए, स्टेट कैसा होना चाहिए, स्टेट का प्रारूप कहना चाहिए, फंडामेंटल राइट कैसे होने चाहिए, केंद्र राज्य में बंटवारा कैसा होना चाहिए, इत्यादि तमाम जो ये बातें थी, इस पर उन्होंने अपनी राय जाहिर की। और फिर उन्होंने तमाम समितियों के प्रतिवेदनों को गहनता से अध्ययन किया, और गहनता से अध्ययन करने के बाद उन्होंने इस ड्राफ्ट का रिवीजन किया। और जब उन्होंने रिवीजन कर लिया तो उन्होंने छठवां चरण आया कि उन्होंने एक फाइनल रिवाइज्ड ड्राफ्टिंग कमेटी ने, डॉक्टर अंबेडकर साहब की चेयरमैनशिप में जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उन्होंने इस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को रिवाइज करके और उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को प्रेषित किया। और ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोगों को एक छात्र के रूप में समझने की ज़रूरत है कि जो ड्राफ्ट BN राव साहब ने बनाया, वो रिवाइज किया डॉक्टर अंबेडकर साहब की सदारत में ड्राफ्टिंग कमेटी ने, और जिस ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो संविधान फाइनलाइज किया, उसमें केवल 315 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूचियां थी। 315 आर्टिकल थे, ध्यान रखिएगा, और 8 अनुसूचियां थी, और उन्होंने ये सबमिट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। अब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सबमिट कर दिया गया, तो अगला जो इसका स्टेप था कि अब इस पे पूरे देश में इसको सर्कुलेट किया गया। जितने भी पार्टीज थे, हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट, वकील, जितने भी और भी गंभीर लोग हो सकते थे जो कि इसको डिस्कस करते, उन सबको ये फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया गया कि आप लोग इस पर खूब जो है गहमा गहमी करिए, खूब बहस मुबासा करिए, खूब इस पर अपनी राय दीजिए, खूब आलोचना करिए, खूब बताइए कि किसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या कमी है, क्या बेशी है, और अपनी एक प्रतिवेदन आप दीजिए। जनता से कहा गया कि आप अपनी इस पर राय दीजिए। इसीलिए तो क्योंकि हम लोग कहते हैं ना, वी द पीपुल हैव मेड दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जनता ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो जनता इस बिंदु पे इन्वॉल्व हुई कि जब ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया गया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वो ड्राफ्ट जनता के लिए खोल दिया, और जनता के लिए बहुत सारा जो कुछ भी आया सुझाव, उस पर बहुत सारे बहस मुबासा हुए, बहुत सारे उसमें प्रतिवेदन जनता के स्वीकार किए गए, बहुत सारे नहीं किए गए, बहुत सारी चीज़ों पे बातचीत हुई। और उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी फिर अंबेडकर साहब की सदारत में उन तमाम जो लोगों ने अपनी राय भेजी थी, उन तमाम रायों को इनकॉर्पोरेट करते हुए, किसी को रिजेक्ट करते हुए, किसी को मॉडिफाई करते हुए, उन्होंने फिर दोबारा वो संविधान सभा को रिवाइज करके फिर एक दूसरा ड्राफ्ट जो है संविधान सभा को उन्होंने सबमिट किया अंबेडकर साहब ने। और इस प्रकार से जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फाइनल ड्राफ्ट मिल गया संविधान का, दूसरी बार डॉक्टर अंबेडकर साहब की सदारत वाली जो समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसने जब दिया, तो उस समिति ने अर्थात संविधान सभा ने उसमें 2473 अमेंडमेंट, 2473 अमेंडमेंट्स फिर उसमें डिस्कस किए। जो बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे जनता से, और उन्होंने खुद उसको डिस्कस किया, और फिर फाइनली उसको उन्होंने, जैसा कि आप जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को लागू किया। तो दैट वाज द लास्ट स्टेप, जो कि 10वां स्टेप था। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि फाइनल ड्राफ्टिंग कमेटी अंबेडकर साहब की सदारत में जो ड्राफ्ट सबमिट हुआ,
उसमें जो आर्टिकल्स की संख्या थी 315 थी, और फाइनली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जोड़ घटाना किया, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हो गई, शेड्यूल्स की संख्या वही रही। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फाइनल ड्राफ्ट में लगभग 80 संशोधन करके 80 एडिशंस किए आर्टिकल्स में, और 315 से 395 तक आर्टिकल्स की संख्या को उन्होंने बढ़ा के पहुंचाया। और इस प्रकार से प्रत्येक बिंदु पे जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उन्होंने प्रत्येक बिंदु पे हर कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे एक शिल्पकार बनाता है, उन्होंने हर वाद विवाद में अपना बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को हर तरह से रखा, और ये देखा कि संविधान में ओवरऑल एक कॉन्ग्रुएंस रहे, ओवरऑल एक समरसता बनी रहे। ऐसा ना हो कि संविधान का एक भाग किसी दूसरे भाग से कंट्राडिक्टरी हो जाए, और एक पूरे संविधान में एक समरसता बनी रहे। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि 1949 ये हमारा जो 26 नवंबर 1949 है, 26 नवंबर 1949, ये हमारे लिए बहुत अहम डेट है, क्योंकि इस दिन हमारा संविधान बन के तैयार हुआ और फाइनली सब लोगों ने इस पे हस्ताक्षर किए। और इसमें एक ख़ास चीज़ ये ध्यान रखने की है कि 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान है उसके 16 आर्टिकल्स तुरंत लागू हो गए। ये बहुत सारे, ये एक जीएस का अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, क्या द होल कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950 और ए पार्ट ऑफ इट वाज इम्प्लीमेंटेड? तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 16 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर इम्प्लीमेंटेड राइट अवे, अर्थात 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तुरंत लागू हो गए, और रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन नेक्स्ट 26 जनवरी 1950। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारे संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो बहुत लंबी थी। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बहुत गहन अध्ययन करने के बाद 299 सदस्यों ने, एक से एक एमिनेंट लोग उसमें थे, जिसमें किसी का नाम लेने का समय नहीं है, और ये आप लोग पढ़िएगा कि संविधान सभा की बहसें पढ़िएगा, लेकिन एक शिल्पी के रूप में उसमें डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही केंद्रीय रही है। इसीलिए प्रायः ऐसा कह दिया जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने ये संविधान बनाया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे संविधान के बनाने में एक गंभीर नेतृत्व प्रदान किया, लेकिन उनके साथ साथ उनकी पूरी एक टीम थी जो 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी थी, और इसके अलावा 299 सदस्य और थे जिन्होंने कि संविधान बनाने में महती भूमिका निभाई। तो हम समझते हैं कि ये संक्षेप में एक प्रोसेस है जो कि हम लोगों को अपने जहन में रखना चाहिए कि इन 10 चरणों में भारत के संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान जिसको आज दुनिया में सराहा जाता है, और जो संविधान जिसको हम सब लोग प्यार करते हैं और जिस पर चलने की कोशिश करते हैं। तो आशा है कि इस प्रस्तुतिकरण से आपको कुछ क्लियर हुआ होगा कि कैसे संविधान बनाने की प्रक्रिया रही। इस संबंध में आपके कोई सुझाव हो, कोई प्रतिक्रियाएं हो, कोई प्रश्न हो, तो हमसे ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।